है। जैसे कुत्तों की नस्लें होती है, वैसे भक्तों की भी एक जो नस्ल है, ये भक्त किसी को भी अपना पापा बनाने को तैयार है। अब तो इनके जो ओरिजिनल पापा मोदी जी थे, उन्होंने कहा कि इजराइल इनके नए पापा हैं। यूपी पुलिस कह रही है कि ईद के दिन अगर बाहर कोई नमाज पढ़ते हुए पाया गया तो उस पे स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, उसका पासपोर्ट रद्द कर दिया जाएगा। लेकिन उसी यूपी में कुछ दिन पहले ऐसे होली खेला जा रहा था और इनमें से न किसी का पासपोर्ट कैंसिल हुआ और न ही किसी पे सख्त कार्रवाई हुई। इसी को कहा जाता है हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। वीडियो सोशल मीडिया की वायरल वीडियोस पर आधारित है, इसलिए इस पर भरोसा एकदम नहीं करना है। पिक्चर चालू करो बे। जैसे कुत्तों की नस्लें होती है, वैसे भक्तों की भी एक जो नस्ल है। ये तो नेतन्याहू की आज मैंने देखा उसके लिए हवन कर रहे हैं। पहले इन्होंने ट्रम्प महाशय के लिए भी हवन किए थे, लेकिन ट्रम्प ने अभी मोदी जी को बीच में धुतकार दिया था, तो फिर इनको ट्रम्प से थोड़ी दिक्कत होने लग गई। बीच में इन्होंने पुतिन की भी पूजा शुरू कर दी थी। ये जिसको कहते हैं ना एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, ये भक्त किसी को भी अपना पापा बनाने को तैयार है। अब तो इनके जो ओरिजिनल पापा मोदी जी थे, उन्होंने कहा कि इजराइल इनके नए पापा हैं। तो अब ये आज नेतन्याहू की सेवा सत्कार कर रहे हैं, उसकी पूजा कर रहे हैं। इनके पास ऊपरी माला खाली है, इनसे कोई बात नहीं हो सकती है। ये मतलब ये इंसान होने की शर्त ये पूरी नहीं करते हैं। मुख्य बात ये कि हाँ, ये ईरान के मसले को हिंदुस्तान में जो मुसलमानों का जो दमन और जो लिंचिंग्स और जो उनको दोयम दर्जे का नागरिक बनाने की जो फासीवादी साजिश है, इनको लगता है कि ये देखो, ये किसी भी चीज से खुश हो सकते हैं। फिलिस्तीन में बच्चे मर रहे हैं, ये यहाँ पे जश्न मना रहे हैं। ईरान में स्कूली बच्चे मर रहे हैं, यहाँ जश्न मना रहे हैं। ये इंसान है, ये इंसान नहीं है। इनसे आप कोई उम्मीद नहीं कर सकते हो। मेन मसला ये है कि चाहे मोदी जी हो, चाहे नेतन्याहू हो, चाहे ट्रम्प हो, इनकी भी जगह वही है जो इतिहास के कचरा पेटी में जिस तरीके से हिटलर और मुसोलिनी जैसे हुक्मरानों को पहुंचा दिया गया था, इनकी भी जगह वही है। मुख्य बात यह कि आज हिंदुस्तान की आवाम को ये बात पुरजोर तरीके से रखनी चाहिए कि एक जो अमेरिकी साम्राज्यवाद और जायनवादी इजराइल ने ईरान के खिलाफ हमला किया है, हम उसके खिलाफ खड़े हैं। कोई कहीं पर भी साम्राज्यवादी ताकतें हस्तक्षेप करेंगी तो हम उसके खिलाफ है। दूसरी चीज, हम ईरानी जनता के साथ खड़े हैं और बिल्कुल हमारी प्रतिबद्धता ईरान की जनता के साथ है। तीसरी बात, मोदी सरकार का जो रवैया है वो शर्मनाक है। वो कतई किसी भी देश के जो उनके प्राइम मिनिस्टर है उसको शोभा नहीं देता है। मोदी सरकार को कंडेम करना चाहिए और ना सिर्फ कंडेम करना चाहिए, बल्कि इसी वक्त से इजराइल के साथ अपने सारे डिप्लोमेटिक, अपने सारे पॉलिटिकल, अपने सारे इकोनॉमिक, अपने सारे स्ट्रेटेजिक टाइज ब्रेक करने चाहिए और फिलिस्तीन की आजादी के प्रति अपना कमिटमेंट जाहिर करना चाहिए, जो इंडियन स्टेट का ट्रेडिशनली कमिटमेंट रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जवानी हमसे बातचीत करने का। मैं गया था अपनी लाइन में, जब लोग लगे थे तो मैं सोचूं क्या कहूँ तो ये सब खुश होंगे, तो मैंने कहा कि देशभक्त है कतार में, एकदम सब सीरियस, सब मुस्कुराने लगे। हाँ। देशभक्त है कतार में, लगी है भारी भीड़, तकलीफों से सज रही भारत की तस्वीर। बोले हम लोग लगे रहेंगे 30 तारीख। हम कहते हैं कि आज हम विश्व गुरु हैं। गुरु वो होता है जिसके शिष्य होते हैं। यहाँ हम आश्रम खोल के बैठे, एक भी शिष्य नहीं है। शिष्य एक भी नहीं है, गुरु आश्रम खोल के बैठे हुए हैं। अभी जो यार नीरज प्लीज चुप रहो, कुछ नहीं करेंगे तुम्हारा, शांत रहो। है तो ये जो है, अब आप बताओ, जब युद्ध हुआ किसी एक देश ने, छोटे मोटे देश ने हमारे सपोर्ट में बयान दिया? पाकिस्तान के सपोर्ट में चीन खड़ा है, अमेरिका उसके जनरल को बुला के लंच करा रहा है, और टर्की जो है ड्रोन दे रही है, सऊदी अरबिया डिफेंस डील कर रहा है, अजरबैजान उनके साथ। हमारे साथ कौन है? एक आदमी नहीं, ना पड़ोसी न कोई। तो ये कौन से गुरु की बात हो रही है? जो शिष्य विहीन गुरु, कौन है ऐसा जिसका शिष्य नहीं, चेले ही नहीं, गुरु खाली है? तो ये कौन सा आपने भारत बना दिया है? जय हिंद। देखिए, हम देखते हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल को कैसे अमेरिका और इजराइल काउंटर करके मार देते हैं और कैसे इनका थर्ड और पैट्रियट मिसाइल काम कर रहा है, और ईरान अब तक क्यों झुकने का नाम नहीं ले रहा है। ईरान के पास कितने मिसाइल है इसको समझते हैं। देखिए, ये जो रडार आते हैं सब, ये बहुत महंगे रडार होते हैं सब। ये बैलिस्टिक मिसाइल को 5000 किलोमीटर दूर से ही पकड़ लेते हैं। किसी का दाम है 800 करोड़, किसी का 8000 करोड़, 5000 करोड़, बहुत महंगे आते हैं सब। ये एक जगह खड़ा करेंगे और ये अलग अलग, मतलब 5000 किलोमीटर पे आपको बता देगा।
3,500 किलोमीटर पे मिसाइल को रेडी कर देगा, 2,000 किलोमीटर पे वार्निंग दे देगा, 100 किलोमीटर के आसपास इधर रहेगा, मार के मिसाइल मार के गिरा देगा, रास्ते में ही गिरा देगा। तो ये रडार बहुत काम करते हैं सब। और ये रडार कैसे काम करेगा? एक रडार रहेगा, इसके पास कंट्रोल यूनिट रहेगा, ये देखेगा, ये बताएगा कि मेरा जहाज है कि दुश्मन का जहाज है, या मिसाइल आ रही है तो खेत में गिरेगी कि बिल्डिंग पे गिरेगी। अगर खेत में गिरने वाली होगी उसका प्रोजेक्टाइल देख के तो छोड़ देगा, और उसके बाद ये मिसाइल यूनिट को ऑर्डर देगा, मिसाइल यूनिट को ऑर्डर देगा। ईरान ने ना आंखिए फोड़ दिया, इन लोग का रडारे मार के फोड़ दिया। देखिए ये सारा रडार कोई सस्ता नहीं है, कोई 1,000 करोड़, कोई 2,000 करोड़, कोई 700 करोड़, कोई 1,200 करोड़, कोई 10,000 करोड़, मारा धुआं धुआं कर दिया, आंखें फोड़ दिया। ये तो वही हाल हो गया कि कीड़ा मारने के लिए दवाई लाए हैं, आज दवाइये में कीड़ा पड़ गया। गजब हाल हो गया। ये रडार का काम था दुश्मन को देखना कि कोनो मिसाइल जहाज नहीं आ रहा है, एकरे मार के फोड़ दिया। एगो कान के डॉक्टर के पास थे ना, तो एक कान का डॉक्टर एक मरीज से पूछा कि क्या नाम है, तो मरीज 4 बार बोला कि अपना नाम, तो कान के डॉक्टर को सुनाई नहीं दे रहा था। ऐसा तो ऐसा हाल है कि रडारे मार के फोड़ दिया है वहां पे। ईरान की जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, अलग अलग लेवल की बैलिस्टिक मिसाइल है, उसकी फतह बैलिस्टिक मिसाइल है, और इसका जो शाही ड्रोन है ये बहुत खतरनाक है। और ये बैलिस्टिक मिसाइल अब नए पार्ट को फॉलो कर रहे हैं। ये मिसाइल जब गिरने वाले हो रहे हैं टारगेट पे, तो उसे हम टर्मिनल फेज कहते हैं। टर्मिनल फेज पे ना ये अचानक से रास्ता बदल ले रहे हैं, और रास्ता बदलने के बाद उनकी स्पीड अचानक से, जो नॉर्मल स्पीड आ रही है, अचानक से तेज हो जा रही है। इससे घाटा क्या हो रहा है कि जो मिसाइलों को काउंटर करने के लिए इजराइल और अमेरिका मिसाइल मारते थे सब, तो सपोज कीजिए कि इसकी स्पीड है 1,000 किलोमीटर पर 1,000 की स्पीड से आ रहा है। अब ये भी काउंटर करने के लिए 1,200 की स्पीड से आएगा, और ये अचानक यहाँ पहुंचने के बाद 2,000 की स्पीड से हो रहा है। तो कंफ्यूज हो रहा है, जा अब क्या करें, यहाँ पे ये उल्टे गिर जा रहा है दूसरे के शहर पे। तो ये ईरान बहुत खतरनाक ढंग से मार रहा है अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों को। बैलिस्टिक मिसाइल कैसे काम करती है? ये पहले अंतरिक्ष में जाती है, उसके बाद दुश्मन देश के ऊपर जब आने लगती है टर्मिनल पेज में, यहाँ बहुत तेज एंट्री करती है और कई भाग में बढ़ जाती है। यहाँ पर ईरान ने भारत के रास्ते क्यों खोले? जब एक रिपोर्टर ने वहां की सरकार से सवाल पूछा कि क्यों भारत के रास्ते खोले गए, क्यों ऐसे जहाजों को पास करने दिया गया जिन पे इंडियन फ्लैग लगा हुआ था, तो वहां से क्या जवाब मिला पहले आप सुनिए। इंग्लिश में है, जिन लोगों को समझ आ जाए अच्छी बात है, उसके बाद में हिंदी में समझाऊंगा कि क्या उन्होंने जवाब दिया। We have seen some vessels are passing by with the Indian flags from there. Yes. Will you make some special concessions for India, and how do you look at Indian position on this, sir? Actually, what I saw here from India, I can say the majority heart of Indians people are with Iran. They condemned the oppression. They follow justice. And they don't want war. Even I can say they are against the war. And they show their loyalty with the oppressed people. Even with the children of the girls' school, and the school which is attacked by United States. And they show their sympathy, their solidarity. We informed our people in Iran the sympathy and solidarity of our brothers and sisters in India, and we said that now also they are suffering from shortage of gas, shortage of petrol, and they have to provide them and help them and support them. And as well as our embassy also tried several times to जो उन्होंने कहा रिपोर्टर को, जो जवाब मिला वो मैं शॉर्ट में हिंदी में बताता हूँ। उन्होंने कहा कि मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस हमारे साथ थे, हक के साथ थे, और मैं ये कहूँगा अपने दिल से कहता हूँ कि वो वॉर नहीं चाहते थे। जो लड़कियों के स्कूल पर जो बॉम्ब हुआ उसको उन्होंने कंडेम किया, हमारा साथ दिया। तो अब हमारा हक बनता है कि अगर वो परेशानी में है, उनके पास पेट्रोल नहीं है, उनके पास गैस नहीं है, तो हम उनको प्रोवाइड कराएं। इसलिए उनके रास्ते खोल दिए गए। सीधी सी बात है, लोगों ने यहाँ से जाकर कुछ दिया नहीं उन्हें, बस इंसानियत दिखाई, उनके दर्द को समझा और हक के साथ रहे। वॉर नहीं हो यही चाहते थे, उन्हें जाकर वहां कुछ नहीं दिया, लेकिन बदले में उन्होंने भी ये कहा कि अब उन्हें हमारी जरूरत है तो हम तैयार हैं। तो फिर ये सच है कि अगर आप मोहब्बत का हाथ बढ़ाते हो तो दूसरी तरफ से भी आपको मोहब्बत मिलती है। मान्यवर, अभी जब नेता सदन बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि ये जो संकट है, विपत्ति का काल है, इस काल में विपक्ष हमारा साथ नहीं, ये विपत्ति आ पड़ी है,
लेकिन मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं, ये विपत्ति आई हुई कैसे है? मान्यवर, ये विपत्ति लाई हुई विपत्ति है, ये लाया हुआ संकट है, आया हुआ संकट नहीं मान्यवर। ये लाया हुआ संकट कैसे है? देश की जनता को नहीं पता था मान्यवर, आपको भी नहीं पता था, हमको भी नहीं पता था, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी को पता था कि जो हार्मोज का समुद्री मार्ग है, वहां से भारत की जरूरत का 60% कच्चा तेल आता है मान्यवर, और 50% भारत के जरूरत की गैस आती है। तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जब वो हार्मोज का समुद्री मार्ग 60% से ज्यादा ईरान के रास्ते में आता है, ईरान के कब्जे में आता है, तो ईरान से तू कौन मैं खामखा जबरदस्ती झगड़ा करने की आपको जरूरत क्या थी? इसलिए आपने जानबूझकर देश को संकट में डाला है। ये संकट आया हुआ संकट नहीं है, ये लाया हुआ संकट है, और इस लाए हुए संकट के सबसे बड़े जो प्रायोजित किया है जिन्होंने संकट, उसका नाम है देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। मान्यवर, ये बात देश की जनता को पता होनी चाहिए। आपका परंपरागत मित्र है ईरान, और खुद प्रधानमंत्री ने माना है। प्रधानमंत्री जी जब गए थे ईरान की यात्रा में, उन्होंने कहा भारत और ईरान की दोस्ती इतिहास से भी पुरानी है। ये प्रधानमंत्री के वक्तव्य है। उन्होंने खामेनेई जी को कुरान की पांडुलिपि भेंट की थी 7वीं शताब्दी की मान्यवर। उन्होंने चाबार पोर्ट का समझौता किया था, जिसका बखान प्रधानमंत्री ने खूब किया कि भारत का व्यापार बढ़ जाएगा। 2019 तक भारत को ईरान से सस्ता तेल मिलता था, रुपए में तेल मिलता था, गैस मिलती थी, हमारा मित्रतापूर्ण संबंध था उनसे। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री खामेनेई की मौत पे खामोश रहते हैं। 160 स्कूली बच्चे मार दिए जाते हैं, खामोश रहते हैं। और इतना ही नहीं मान्यवर, ईरानी नौसेना को हमने अपने युद्धाभ्यास में बुलाया, और जब वो नौसेना का जहाज वापस जा रहा था, 100 नौसैनिक मार दिए गए ईरान के, अमेरिका के द्वारा। प्रधानमंत्री खामोश, हमारे मेहमान मारे गए, एक शोक संवेदना के शब्द हमने नहीं बोले। आपने जो तेल और जो ऐसे समय में 60 रुपए घरेलू गैस का दाम और 115 रुपए कमर्शियल सिलेंडर का दाम आपने बढ़ाने का काम किया। तो पूरे देश में एक हाहाकार की स्थिति है। इसको नियंत्रित करने के लिए झूठ बोलने के बजाय सच्चाई को स्वीकार कीजिए। और आज जो कहा गया कि हार्मोज समुद्री मार्ग खुल गया है, गलत जानकारी सदन को नहीं देनी चाहिए। हार्मोज समुद्री मार्ग से मात्र 2 जहाज आपके आए हैं, 22 जहाज अभी भी आपके रुके हैं। मैं शुभकामनाएं देता हूं कि आप वार्ता करके उस समस्या का समाधान करें। अब आते हैं दूसरे सवाल पर। क्या है अमेरिका की 3 अप्रैल की डेडलाइन और 95 लाख बैरल का असली खेल? देखिए, यहां से खेल बड़ा दिलचस्प है। अमेरिका का खेल समझिएगा। अमेरिका के ट्रेजरी विभाग की एक संस्था है OFAC। ये वो विभाग है जो दुनिया पर पाबंदियां लगाता है। इसी OFAC ने भारत के लिए डेडलाइन तय की है 3 अप्रैल। शर्त रखी है कि भारत केवल वही रूसी तेल ले पाएगा जो 5 मार्च तक जहाजों पर लोड हो चुका था। लेकिन इसके पीछे का मास्टर प्लान कुछ और है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट कहती है कि इस वक्त लगभग 95 लाख बैरल रूसी तेल टैंकरों में भरकर हमारे समुद्र के पास वेटिंग मोड में खड़ा है। ये वो तेल है जो नो मैंस लैंड में मझधार में अटका हुआ है। दरअसल अमेरिका चाहता है कि भारत इस 30 दिन की मोहलत में फंसे हुए स्टॉक को चुपचाप निकाल ले। क्यों? ताकि ग्लोबल मार्केट में तेल की कमी ना हो और अमेरिका में महंगाई ना बढ़े। यानी अमेरिका रूसी तेल को बाजार में लाना भी चाहता है और दुनिया को यह जताना भी चाहता है कि हम भारत पर एहसान कर रहे हैं, हम दुनिया का ख्याल रख रहे हैं और हम बिग बॉस हैं। अब सवाल यह कि 95 लाख बैरल तेल लेना भारत के लिए रिस्क नहीं है और कल को अमेरिका अगर इन टैंकरों पर कड़े प्रतिबंध लगा दे तो जवाब बड़ा सीधा है, यह तेल पहले से लूट है। इसे रिसीव करना हमारी ऊर्जा के लिए जरूरी है। यह कूटनीति नहीं बल्कि अमेरिका का अपना स्वार्थ है, क्योंकि मिडिल ईस्ट के डरावने हालात ने आज अमेरिका को भी घुटनों पर लाया है और वो भी दुआ कर रहे हैं। लेकिन यहां सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो 56 इंच की छाती की बात करते हैं, भारत के विश्व गुरु होने की बात करते हैं, आज जब अमेरिका का मंत्री कह रहा है कि हम परमिशन दे रहे हैं तो उनकी सरकार खामोश क्यों? और बीते कई मसलों पर भारत सरकार अमेरिका के सामने खामोश क्यों है, जबकि अमेरिका कई बार हमारे आत्मसम्मान पर चोट पहुंचाता है? सवाल आज हमारी साख पर लेकर है। सवाल आज जो तेल से ज्यादा अपमानजनक भाषा पर है। भारत सरकार और विदेश मंत्रालय की चुप्पी आज चुभने वाली है। आज भारत के 140 करोड़ लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर क्या मजबूरी है कि हम अमेरिका की लगातार हो रही बदतमीजियों पर मौन हैं। एक तरफ हमसे कहा जाता है कि हम विश्व गुरु हैं, ये नया भारत है, ये अपनी नीतियां खुद तय करता है, हमारी अपनी एक धमक है। लेकिन सवाल यह है क्या हमारी आजादी समझौते का विषय है? जिस 56 इंच के सीने से भारत के विपक्ष को जवाब दिया जाता है, भारत में भाषण दिए जाते हैं, वो साहस अमेरिका की इस व्यापारिक दादागिरी पर क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि अगर आज हम अमेरिका को कड़ा जवाब नहीं देते हैं
तो कल कोई और देश शायद हमारी आर्थिक आजादी को चुनौती देगा, या फिर अमेरिका का हौसला लगातार बढ़ता रहे। अगर अमेरिका से दोस्ती है तो क्या वो बराबर की शर्तों पर है, या हमने अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया है? और अगर सरेंडर किया है तो क्या ये एक नए दौर की गुलामी नहीं है? संप्रभुता का असली टेस्ट संकट के समय होता है, और जनता ये देख रही है कि क्या भारत अपनी नीतियों के लिए वॉशिंगटन का मुंह ताक रहा है या दिल्ली से बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।